प्रेरकत्व L है, ठीक है, और एक संधारित्र जिसका कितना है कैपेसिटेंस C है, तो दोनों का अपन ने एक के बाद एक जोड़ दिया है और जोड़ करके उनके साथ जो स्रोत है उसको भी लगा दिया है। स्रोत कौन सा है? प्रत्यावर्ती स्रोत E बराबर Em sin ओमेगा t, ठीक है। किसी क्षण परिपथ में धारा का मान I है, ठीक, किसी क्षण परिपथ में धारा का मान I है, तो हम जानते हैं कि L के सिरों पर विभवांतर I इंटू XL होगा और C के सिरों पर विभवांतर I इंटू XC होगा। हम ये भी जानते हैं कि L के सिरों पर विभवांतर VL जो होगा वो I से 90 अंश अग्रगामी होगा, जबकि C के सिरों पर विभवांतर I इंटू XC बराबर VC ये 90 अंश पश्चगामी होगा। ये हमने L परिपथ और C परिपथ को पढ़कर जान लिया है। इसी आधार पर हम इसका कला चित्र बनाएंगे। कला चित्र में x अक्ष पर I है। अब VL और VC ये कहाँ आएंगे देखें, VL 90 अंश आगे है तो उधर आएगा वो भी दिशा में, और VC 90 अंश पीछे है तो इधर आएगा, ठीक है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ I से ये प्लस π/2 है और ये यहाँ पर ये माइनस π/2 है, इस तरीके से। तो VL और VC कैसे हो गए? ऐसी स्थिति में विपरीत कला में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में हो गए, और यही कारण है कि VL और VC के परिमाण के आधार पर, वो कागज़ बचा के रखना कल यूज़ होगा, वो VL और VC के परिमाण कितने हैं, कौन किससे ज़्यादा है, इस आधार पर 3 प्रकार के कला चित्र बनेंगे। पहला, यदि VL बड़ा हो VC से, यानी I इंटू XL बड़ा हो जाए I इंटू XC से, तो VL बड़ा है और VC छोटा है तो उनका अंतर ऊपर आएगा जो कितना होगा VL माइनस VC, और वो परिणामी विभव E है तो E बराबर VL माइनस VC होगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि E से I 90 अंश पश्चगामी है, ये ठीक L परिपथ की तरह इसका व्यवहार होगा। इस समय किसकी तरह? L परिपथ की तरह इसका व्यवहार होगा। हालांकि LC है लेकिन XL बड़ा है XC से, VL बड़ा है VC से, इसलिए इसका प्रभाव जो होगा वो ठीक वैसा ही होगा जैसे L परिपथ में होता है। दूसरी स्थिति, यदि VL छोटा हो जाए VC से या VC बड़ा हो जाए VL से, हम बाद में डिस्कस करेंगे ऐसा कब होता है वो, तो ऐसी स्थिति में VL छोटा और ये VC बड़ा लिया है तो उसका अंतर यहाँ पर नीचे की ओर आएगा VC माइनस VL जो E के बराबर होगा। तो आप इससे दिख रहा है कि E से I 90 अंश कैसा हो गया? अग्रगामी हो गया। ऐसा कौन से परिपथ में होता है? ऐसा C परिपथ में होता है, तो इसका व्यवहार C परिपथ की तरह होगा, ठीक। ये L परिपथ की तरह होगा, ये C परिपथ की तरह होगा। और तीसरा, जिसको अनुनादी स्थिति बोलते हैं, कौन सी स्थिति? अनुनादी स्थिति। अनुनादी स्थिति, इस अनुनादी स्थिति में VL और VC ठीक बराबर हो जाते हैं और इसलिए इनका परिणामी E का मान 0 हो जाता है। E तो 0 हो नहीं सकता, तो एक्चुअली होता क्या है, E का मान कम हो जाता है और I उसकी तुलना में अनंत हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं अनुनादी स्थिति। यानी अनुनादी स्थिति में परिपथ में धारा का मान कैसा हो जाता है? अधिकतम हो जाता है, इससे अधिक धारा कभी नहीं बहती, ठीक। तो ये LC परिपथ की तीसरी स्थिति को अनुनादी स्थिति बोलते हैं, जब VL और VC का मान बराबर हो जाए। अब VL और VC बराबर है तो इसका मतलब I इंटू XL बराबर है I इंटू XC के, इस समीकरण से, समीकरण 2 और 3 से I से I कैंसिल हो जाएगा। XL का मान ओमेगा L पढ़े थे अपन ने, XC का मान 1/ओमेगा C, तो इससे क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, तो इससे ओमेगा का मान कितना मिल जाएगा? 1/√LC, ठीक किया जाएगा। कौन और आना चाहता है भाई? नोगेंद्र फिर से आना चाहता है क्या? तो ओमेगा इतना आ गया, और ओमेगा का मान कितना होता है? ओमेगा बराबर 2π FR होता है, बराबर 1/√LC हो गया, तो FR का मान कितना हो जाएगा? 1/2π√LC के बराबर। ये कहलाएगी अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक, ठीक है, अनुनादी आवृत्ति। तो अनुनादी आवृत्ति का मान कितना हो जाएगा? FR बराबर 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब L और C के मान वहाँ रखने पर हमको जो मान मिलेगा, आंकिक मान, उतनी ही आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति होगी यदि, तो उस समय परिपथ में VL बराबर VC हो जाएगा। हमेशा नहीं होने वाला, एक विशेष आवृत्ति पर ही होगा, और विशेष आवृत्ति कौन सी हो जाएगी? अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति का मान किस पर निर्भर करेगा? L और C के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। परिपथ में जो संधारित्र लगाया गया, जो प्रेरकत्व लगाया गया, उनके मान पर अनुनादी आवृत्ति का मान निर्भर करेगा, और जब वही आवृत्ति स्रोत की हो जाएगी तभी ये स्थिति प्राप्त होगी, ठीक है। और जब भी ओमेगा का मान, या अपन बोले F का मान, ये लेस देन FR हो, ठीक है, लेस देन FR हो, तो उस समय क्या चीज़, ये वाली वैल्यू, ये कंडीशन आएगी, F इज़ लेस देन FR में ये वाली कंडीशन आएगी ऊपर वाली, यानी VL छोटा हो जाएगा VC से। और जब F इज़ ग्रेटर देन FR होगा
तब ये वाली कंडीशन आएगी, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आता है ना ओमेगा एल। ओमेगा एल बड़ा कब होगा? जब ओमेगा बड़ा होगा। ओमेगा बड़ा कब होगा? जब एफ बड़ा होगा। तो जब एफ बड़ा होगा एफ आर से तो ये पहला केस, और जब एफ छोटा हो जाएगा एफ आर से तो दूसरा केस, और एफ बराबर एफ आर हो जाए तो ये तीसरा केस है, जिसे अनुनादी स्थिति बोलते हैं। ठीक है, इसमें एलसी परिपथ में सिर्फ यही पूछता है कि विभिन्न प्रकार के कला चित्र खींचकर अनुनादी स्थिति के लिए आवृत्ति का मान ज्ञात करो। ठीक है, तब भी हम धारा का व्यंजक और जेड का मान निकाल लेते हैं। ठीक, अब धारा का मान कैसे निकालेंगे? पहले तो बताओ, ई बराबर है वी एल माइनस वी सी। वी एल का मान आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी। इसकी मॉडल ही लेंगे अपन, कोई भी किसी से बड़ा ज़्यादा छोटा हो सकता है। आई बाहर निकल जाएगा या आई का भाग हो जाएगा, तो ई बाय आई बराबर हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी की मॉडल ही। लेकिन ई बाय आई क्या होता है? ठीक है, ई बाय आई क्या होता है? समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। चूँकि ई बाय आई बराबर होता है जेड, या इस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? मॉड एक्स एल माइनस एक्स सी के, यानी जेड का मान मिल जाएगा मॉड एक्स एल माइनस एक्स सी। ये इसकी प्रतिबाधा होगी। ठीक है, या प्रतिघात तो नहीं कहलाएगा, प्रतिबाधा की दो चीज़ जुड़ गई हैं, तो एक्स एल माइनस एक्स सी के मॉड एल की बराबर होगी। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। ठीक, ऐसा भी कह सकते हैं। ये जेड हो गया। धारा आई का मान कितना होगा? धारा आई का मान होगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2। अब प्लस माइनस पाई बाई 2 क्यों बोला मैंने? क्योंकि एक स्थिति में यहाँ आई 90 अंश आगे है, तो दूसरी स्थिति में यहाँ आई 90 अंश पीछे है। ठीक है, और इसीलिए अपने को प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। कौन सी वाली केस है उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक, आई एम का मान ई एम बाय जेड होता है, ई एम बाय मॉड एक्स एल माइनस एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2। ये धारा का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अपने को धारा का व्यंजक निकालना। तीनों फेजर डायग्राम बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे नंबर इसमें यहीं पर है। तीनों फेजर डायग्राम, सबकी परिस्थितियाँ कि एफ जब बड़ा हो एफ आर से तब ये बनेगा, तब एक्स एल बड़ा होगा एक्स सी से, या वी एल बड़ा होगा वी सी से। जब एफ छोटा होगा एफ आर से तब ये बनेगा, वी एल छोटा होगा वी सी से, वी एल छोटा होगा वी सी से, और तब इसका जो कहना चाहिए व्यवहार होगा वो सी परिपथ की तरह होगा। और तीसरी अनुनादी स्थिति, जब वी एल बराबर वी सी के हो जाए तो ई का मान 0 हो जाएगा। 0 तो नहीं होता ई का मान, लेकिन तुलनात्मक रूप से आई का मान कितना हो जाता है? अनंत। ठीक है, आप जब किसी को 0 बोलते हैं मतलब किसी दूसरे के सापेक्ष उसका मान अत्यंत कम है, इसलिए उसको 0 बोलते हैं। तो यहाँ आई का मान कितना हो जाता है? लगभग अनंत, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे अनुनादी स्थिति कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा परिपथ हो गया? एल सी। अब एल सी परिपथ के बाद हमको सबसे महत्वपूर्ण परिपथ पढ़ना है, वो कौन सा है? आर एल सी। उसको अच्छे से ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको, और उसके जितने भी डायग्राम्स होंगे उन सभी डायग्राम्स के आपको फोटोग्राफ बाद में मिल जाएंगे। इसका ही मिल जाएगा। ठीक, इसका फोटो ले रहा हूँ। कुंडली एल और संधारित्र जिसकी धारिता सी है एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। किसी क्षण धारा आई है जो कि प्रत्यावर्ती स्रोत ई एम साइन ओमेगा टी है। उससे आर के सिरों पर विभवांतर वी आर है, एल के सिरों पर वी एल है, और सी के सिरों पर वी सी है। हम जानते हैं कि वी आर का मान आई इंटू आर होगा, वी एल का मान आई इंटू एक्स एल होगा, और वी सी का मान आई इंटू एक्स सी होगा। ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता है। अब चूंकि फिर वही 3 स्थितियाँ संभव हो सकती है, एक्सएल बड़ा हो एक्स सी से, एक्सएल छोटा हो एक्स सी से, उस आधार पर 3 फेजर डायग्राम इसमें बनेंगे। ठीक, पहली स्थिति जब वी एल बड़ा हो वी सी से। ठीक, तो उस समय किस तरह बनेगा देखें। इसमें अतिरिक्त रूप से ये वी आर भी आएगा। ये आई है तो ये वी आर है, नीचे की ओर वी सी रहेगा, ऊपर की ओर वी एल रहेगा, उसका अंतर यहाँ ऊपर आएगा वी एल माइनस वी सी। क्यों? क्योंकि वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है। ओ ए बी सी ये डी हो गया, और यहाँ से अब समांतर चतुर्भुज के नियम से इन दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे। किसका किसका? वी एल माइनस वी सी और वी आर का। ये परिणामी किसको प्रदर्शित करेगा? ई को। ठीक है, तो ये ई हो गया, ये हो गया। अब आप देख रहे हो ई से आई पीछे है, इधर की ओर आएंगे तो क्या कहलाएगा? -5। कल याद है ना अपने किए थे। तो इसका जो वी एल जब बड़ा होता है वी सी से वी एल बराबर वी सी थे, तो ये इसका जो व्यवहार होता है वो आर एल परिपथ की तरह होता है। और ये कब होता है? जब एफ ये बड़ा हो किससे? एफ आर से। ठीक, तब होता है ये। तो ये पहली स्थिति होगी जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी है। दूसरी स्थिति, ठीक, यहाँ चित्र बना रहे हैं अपन, छोटा ले लेंगे, ये इधर है, इसको बड़ा ले लिए,
दूसरी स्थिति ले लिए VL इज़ लेस देन VC, ये VC हो गया, ये ऊपर की ओर क्या हो गया VL, यहाँ पर अपन जानते हैं पहले की तरह I और ये VR होगा, O A B C, और अब इनका अंतर यहाँ आएगा VC माइनस VL, ठीक, कहाँ, इस बिंदु D पर, और ये D से अपन जब समानांतर चतुर्भुज का नियम कंप्लीट करेंगे तो ये E को प्रदर्शित करेगा, तो इसमें E से I फाई कलांतर से अग्रगामी हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं अपन कितना E। ध्यान से समझे भाई दूसरे चित्र को। दूसरे चित्र में मैंने क्या बताया कि VL छोटा है VC से, तो O से V, अपने को पता है कि हमेशा VL जो होता है वो आगे होता है, ठीक, इधर की ओर प्लस π/2, और VC पीछे की ओर होता है तो माइनस π/2, दोनों एक दूसरे के फेज अपोजिशन में हो जाएंगे, विपरीत कला में हो जाएंगे, इसलिए उनका अंतर VL माइनस VC या VC माइनस VL इस बात पर निर्भर करेगा कौन किससे बड़ा है। यदि पहली केस में VL बड़ा है VC से तो VL माइनस VC हो जाएगा उनका अंतर, और फिर VL माइनस VC और VR का परिणामी ये E कहलाएगा। यहाँ पर जब VC बड़ा है VL से तब VC माइनस VL ये नीचे की ओर आएगा O से D, और VC माइनस VL और VR का परिणामी ये E होगा। इस स्थिति में ये E से I पीछे है, RL परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, इस स्थिति में E से I आगे है तो ये RC परिपथ की तरह व्यवहार रहेगा, और F छोटा होगा किससे, FR से। तीसरी स्थिति जिसको अनुनादी स्थिति बोलते हैं वही आएगी। अनुनादी स्थिति में दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर, VL और VC दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये VL हो गया, ये VC हो गया, VL इक्वल्स टू VC ले लिया अपने तीसरी स्थिति में, तो यहाँ पर अभी भी I और VR रहेंगे, लेकिन अब VR सीधे किसके बराबर हो जाएगा, E के, O A B C, तो ये VR और E समान कला में हो जाएंगे, इसलिए इस समय फाई का मान कितना हो जाएगा 0, और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, R परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। R परिपथ में ऐसे ही था, और इस समय VL और VC बराबर है तो F बराबर होगा किसके, FR के। ये अनुनादी स्थिति कहलाएगी तीसरी वाली। कौन सी स्थिति, अनुनादी। ठीक है, तो अनुनादी स्थिति है, रेजोनेंट कंडीशन में VL और VC कैसे हो जाएंगे, बराबर, इसलिए उनका अंतर VL माइनस VC 0 हो जाएगा, और इसलिए E का मान अब सिर्फ VR के बराबर हो जाएगा। ठीक, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे VL और VC, तो सिर्फ E बराबर किसके हो जाएगा, VR के। इस तरीके से इसको बनाना है, ये 3 चित्र। मैं बता दूं 3 चित्र बनाते ही साथ आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं यदि सही से ही बनाए होगे तो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो अपने को निकालना है Z, I और फाई का मान। कैसे निकालना है जरा ध्यान से समझ लें। ये तीनों चित्र जब हो गए तो आपको पता है कि त्रिभुज OAE में कोई भी चित्र उठा लो, चाहे ये वाला ले लो त्रिभुज OAE, चाहे ये वाला ले लो OAE, उसमें तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसमें तो स्थिति होती है VL इज इक्वल टू VC, विशेष परिस्थिति है वो। तो इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले अपन देखें पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OE का वर्ग बराबर OA का वर्ग प्लस AE का वर्ग। OE यानी क्या चीज़ है, O से E है तो E का वर्ग, OA किसके बराबर है, VR का, तो VR का वर्ग, और AE किसके बराबर है, या तो VL माइनस VC है या VC माइनस VL है। आपको पता होना चाहिए कि VL माइनस VC का वर्ग हो चाहे VL माइनस VC का वर्ग हो, वर्ग राशि होने के कारण बराबर होगा, तो इसको लिख जरूर देंगे अपन VL माइनस VC का स्क्वायर। और अब इसमें सब में वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 2, 3 और 4 से। जब मान रखेंगे तो E स्क्वायर बराबर I इंटू R का स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC का स्क्वायर। पूरे में I का भाग दे देंगे, तो I का भाग देने पर कितना आ जाएगा, और रूट भी ले लेंगे, बात की यहाँ पर रूट ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, I का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, E बटे I बराबर अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। चूँकि E बटे I क्या कहलाता है, Z, जो EM बटे IM के बराबर भी होता है, तो इसलिए Z बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये Z क्या कहलाता है, लकी Z क्या कहलाती है, प्रतिबाधा। तो इस तरीके से हमें Z का मान मिल गया। Z का मान किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, अब XL बड़ा हो XC से कोई फर्क नहीं पड़ता, XC बड़ा हो XL से तब भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका वर्ग है, और इसलिए उसका मान हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये Z या इम्पीडेंस की वैल्यू होगी। और यदि XL बराबर XC हो जाए जैसा किसमें होता है, अनुनादी स्थिति में, तो Z बराबर किसके हो जाएगा, R के, जो अपने को दिख रहा है यहाँ पर, और इसलिए वो R परिपथ की तरह व्यवहार करता है, तो ये Z की वैल्यू होगी।
z की वैल्यू के बाद दूसरा हमको निकालना है tan phi का मान। तो tan phi का मान कैसे निकालेंगे? ठीक, अब मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखूँगा, उसके पहले लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि उसके नीचे का हिस्सा अलग दिखे। इसके ऊपर पूरा कलर चित्र बना हुआ है। ये नंबर 1 अपन ने निकाला है, सॉल्व किया है, बहुत महत्वपूर्ण। और अब नंबर 2 अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्या चीज़? त्रिभुज OAE में tan phi बराबर, tan phi बराबर कितना हो जाएगा? AE के बटे OA। AE का मान किसके बराबर है? VL माइनस VC के बटे VR। वैल्यू पुट कर देंगे I इंटू XL माइनस XC के बटे I इंटू R। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो इससे फाई की वैल्यू मिल जाएगी अपने को tan इनवर्स XL माइनस XC के बटे R। ये आ गया फाई का मान। जो समीकरण नंबर, इसको अपन समीकरण नंबर कितने हो गए थे? 4 हो गए थे, तो इसको 5 दे सकते थे ये वाले को, और ये 6 हो गया। और लास्ट चीज़ जो बची है वो है धारा का मान। धारा का मान चित्र से स्पष्ट है इन चित्रों से कि I जो है वो E से या तो 5 डिग्री पीछे है या 5 डिग्री आगे है। तो हम ऐसा करें कि एक ऐसा समीकरण निकालें कि उसमें XL और XC के वैल्यू के आधार पर ऑटोमेटिक +5 और -5 हो जाएगा। कैसे निकालेंगे देखें। I का मान कितना लिखेंगे? IM sin ओमेगा t -5। ये होता है जहाँ IM बराबर कितना हो जाएगा? EM के बटे Z, और फाई बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स XL माइनस XC के बटे R। जहाँ इससे क्या फ़ायदा जरा सोचो। यदि XL बड़ा हो XC से तो उसमें tan इनवर्स की वैल्यू धनात्मक आएगी, फाई धनात्मक होगा, माइनस साइन के साथ लिखिए तो माइनस जाएगा, मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि XL छोटा हो जाए XC से, जैसे इसमें आएगा, तो XL छोटा होने से फाई की वैल्यू कैसे हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। जब फाई का मान ही निगेटिव आएगा, -45 -30, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा? वो +30 बन जाएगा, और इस तरीके से वो अग्रगामी हो जाएगा जैसे इसमें है। और जब दोनों बराबर हो जाएं तो फाई का मान 0 हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी स्थिति में ये आंसर निकल जाएगा। ठीक, यानी ये जनरल कंडीशन है जो सभी को एक साथ प्रदर्शित कर रही है। ठीक, उसको अलग अलग तीनों के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो मुख्य मुद्दा अपने को यहाँ Z निकालने का है, बहुत आसान है। त्रिभुज में 2 काम करना है, जैसे इसके पहले RL या RC में किए थे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है OAE त्रिभुज में। उस पाइथागोरस प्रमेय से फिर वैल्यू पुट करके Z निकालना है, और उसी में tan phi की वैल्यू लगा करके फाई का मान निकालना है। ठीक है, तो कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ठीक, ये दोनों ये चीज़ें हो गई। तो अक्सर अपने को पूछता है कि अनुनादी आवृत्ति क्या होगी और अनुनादी स्थिति में होता क्या है, तो उसके लिए अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अनुनादी स्थिति में क्या बोल रहा हूँ मैं कि VL बराबर होता है VC के, VL बराबर VC के, VL बराबर VC के, तो I इंटू XL बराबर I इंटू XC के। I से I भी कैंसिल हो गया। XL का मान कितना होता है? ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C के, या ओमेगा बराबर 1/√LC। इसको अनुनादी आवृत्ति बोलते हैं। ध्यान दें, समीकरण नंबर 6 कहलाएगा ये। ठीक है, उसके बाद ये समीकरण नंबर 7 आ जाएगा। ओमेगा को क्या लिखते हैं अपन? 2 पाई इंटू FR, तो FR का मान कितना हो जाएगा? 1/2π√LC। ये अनुनादी आवृत्ति का मान होगा। जब आवृत्ति इतनी होगी, F बराबर FR होगा, तभी VL बराबर होगा VC के, और तभी Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R के बराबर होगी। फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। ये सब अनुनादी स्थिति में आएगा। ठीक, और अनुनादी स्थिति में धारा का मान कैसा हो जाएगा? अधिकतम। क्यों? क्योंकि यहाँ Z की वैल्यू न्यूनतम हो जाएगी R के बराबर। R² + XL - XC का स्क्वायर है। यदि हम इसको 0 कर दे रहे हैं तो Z का मान R आ रहा है। ठीक है, जो उसका न्यूनतम मान है। जब Z न्यूनतम होगा तो ऑटोमेटिकली धारा का मान कैसा हो जाएगा? अधिकतम। ठीक है, तो इस स्थिति में जबकि अनुनादी स्थिति होती है तब I का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल RLC परिपथ के लिए है। आप इसको ध्यान से देख लें, इसका भी एक फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा आज। ठीक, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझा दिया गया है, तीनों परिस्थितियों को। ले लिया ना फोटो। एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करना है, वो है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है? किसी अल्टरनेटिंग या किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत व्यय शक्ति, ठीक, एवरेज पावर कंज्यूम्ड, ये निकालना है। ठीक, औसत व्यय शक्ति। तो औसत व्यय शक्ति का व्यंजक अक्सर आता है प्रश्न लिख करके कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत व्यय शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है उसको समझ लें।
इसका आपको बहुत अच्छे से पूरा वीडियो मिल जाएगा आज भली भांति, ठीक, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। तो वो वीडियो जिसने नहीं समझ में आई इसे वो देख लेना। और इसके पहले की वीडियो में क्या प्रॉब्लम हो गई बता दूं मैं, कल और परसों पता नहीं किस कारण से साउंड क्वालिटी जो है वीडियो में बहुत ही बेकार आई है, बिल्कुल हल्का हल्का सुनाई देती। परिपथ में मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत व्यय शक्ति का व्यंजक ज्ञात करो, ये प्रश्न आता है। और शक्ति गुणांक क्या होता है समझाइए, शक्ति गुणांक को समझाइए। या तो ये आता है, तो दोनों ही स्थितियों में अपने को कुछ हिस्सा तो करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से। आपको पता है कि ई और आई क्या होता है, किसी क्षण उस परिपथ में विभवांतर का मान ई होता है और उसी क्षण उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान आई होता है। तो ई और आई ये तात्क्षणिक धारा है, ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी, ये तात्क्षणिक विभव है, किसी क्षण विभव, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। और उसी समय धारा का मान आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस फाइव क्यों लिया मैंने, क्योंकि साधारणतः जितने भी परिपथ हैं वो सब आरएल परिपथ हैं, चाहे घर में कोई भी परिपथ उठा के देख लो आप, ठीक, फैन से लेकर कूलर से लेकर के एसी से लेकर के फ्रीज से लेकर हर जगह, ठीक है। एसी परिपथ जो आएगा वो कैसा रहेगा, आरएल, यानी कुंडली ज़्यादा रहेगी प्रतिरोध के साथ साथ, और इसलिए परिपथ आरएल होगा। और आरएल परिपथ होने के कारण फाई का मान हमेशा ऋणात्मक लेकर के हम हल करते हैं। साधारणतः जब बात होगी तो इसको लेंगे। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको बोलेंगे तात्क्षणिक धारा। कई बार तुम लोग प्रश्न पूछ लेते हो कि प्लस फाई क्यों नहीं लिया, बिल्कुल ले सकते, ठीक है, प्लस फाई लेके करेंगे तब भी वो आंसर वही आने वाला है जो अपन आखिरी में लाएंगे, ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन बात होती है कि साधारणतः उपयोग किसका करना चाहिए, साधारणतः उपयोग इसका करना चाहिए। इन दोनों का जो गुणनफल होगा उसे बोलते हैं तात्क्षणिक शक्ति, किसी क्षण शक्ति। तो तात्क्षणिक शक्ति इंस्टेंटेनियस पावर पी आई, ये बराबर होता है ई इंटू आई। इन दोनों मान रख देंगे यहाँ से, ई एम साइन ओमेगा टी और आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई। इसको थोड़ा जमा के लिख लेंगे अब, कैसे, ई एम इंटू आई एम इंटू अपॉन में 2 कर दिया और यहाँ 2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव कर दिया। क्यों किया राहुल, समझ में आया ना, ये 2 साइन सी साइन डी का फॉर्मूला लगाने के लिए किया है। 2 का भाग दिया और 2 का गुणा कर दिया। अब इसको फिर से और अरेंज करेंगे, किसको, ई एम बाई रूट 2 लिखेंगे और आई एम बाई रूट 2 लिखेंगे। 2 को 2 हिस्सों में बांट दिए, 2 था ना, 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिए। और यहाँ 2 साइन ए साइन बी, कितने लोगों को फॉर्मूला याद है 2 साइन ए साइन बी का, मैं लिख रहा हूँ, क्या ये सही है बताना, कॉज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कॉज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। क्या मैंने ये सही लिखा है, यस या नो, ये लिख बताएंगे। कितने लोगों ने जवाब दिए, मैथ्स वाले काफ़ी कुछ हैं यहाँ, 2 या 3 को छोड़ के बाकी सारे मैथ्स वाले हैं, ठीक है। तो 2 लोगों ने तो अभी सूत्र में ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ ई एम बटे रूट 2 क्या होता है, चूँकि ई एम बटे रूट 2 बराबर होता है ई आर एम एस और आई एम बटे रूट 2 बराबर होता है आई आर एम एस, तो रख देंगे। तो पी आई बराबर हो गया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू ब्रैकेट के अंदर कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसके बाद हमको याद रखना है। अब इसके बाद निकालना है अपने को क्या चीज़, औसत व्यय शक्ति। तो उसके लिए पी एवरेज जब लेंगे तो राइट हैंड साइड में भी जितनी वैल्यूज़ दी हैं उनके भी सबके औसत मान दिए जाएंगे, ठीक है। ज्ञात करने के लिए आरएचएस में सभी पदों के औसत मान लेंगे, मान लेना होगा, ठीक। अब इसमें कॉस फाई तो कांस्टेंट है, तो कॉस फाई का एवरेज वैल्यू कितनी होगी, कॉस फाई ही होगी। लेकिन कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का एक पूरे चक्र में
एवरेज वैल्यू ये कितनी होगी 0, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कॉज या साइन हो, यदि कोसिनुसाइडल हो या साइनसाइडल हो तो दोनों स्थितियों में एक पूरे चक्र में औसत वैल्यू 0 होती है। तो ये मान रख देंगे यहाँ पर। तो पी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस ब्रैकेट के अंदर कॉस फाई माइनस 0, या क्या मिल जाएगा पी एवरेज बराबर ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ फाई। तो सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है इसमें भाई? कॉस फाई। कॉस फाई इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि औसत व्यय शक्ति का मान 0 होगा या अधिकतम होगा। कॉस फाई हमेशा धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि फाई का मान, चूँकि फाई हमेशा 90 से -90 के बीच रहने वाला है, इसलिए कॉस फाई सदैव पॉजिटिव होगा। और उसकी वैल्यू किसके बीच में होगी? कॉस फाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसलिए 0 से -90 भी वैल्यू रखो या चाहे 0 से 90 के बीच में रखो, कॉस का मान हमेशा धनात्मक मिलने वाला है। और अधिकतम कितना रहेगा? 1। और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव बनता है कि निम्न में से कौन सा मान पावर फैक्टर का या शक्ति गुणांक का नहीं हो सकता। उसमें 3 मान इस रेंज के देता है और एक आध मान -0.5 दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव कभी नहीं होता है, ठीक। और ये कॉस फाई डिसाइड करता है कि परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी। आपको पता है फाई का मान +90 या -90 कहाँ होता था? एल परिपथ में और सी परिपथ में, और इसीलिए उसमें व्यय शक्ति का मान 0 होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा व्यय शक्ति किस में होगी? आर परिपथ में होगी, क्योंकि वहाँ फाई का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है, और cos 0 कितना होता है? 1। तो ये औसत व्यय शक्ति का व्यंजक हो गया। इसको अच्छे से देख लें आप लोग, ठीक। इसका फोटोग्राफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। आज अपन लोगों ने जितना पढ़ना था, आज का मैंने जो टारगेट बना के रखा था वो